नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 60 की उम्र वालों का नहीं कटेगा टीडीएस फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर, चाहे आप बैंक में करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं, नए इनकम टैक्स रूल 2025 के तहत। दोस्तों, ज्यादातर देश के जो बुजुर्ग नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे ज्यादा है, वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई निवेश करने में लगा देते हैं फिक्स डिपॉजिट में, चाहे फिर वो बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस, और वहीं से उन्हें सालाना के तौर पर ब्याज मिलता है और वही ब्याज उनकी एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिससे वो अपना घर खर्च और अपनी दवाइयों का खर्च चलाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा जो भी ब्याज दिया जाता है वो काट कर दिया जाता है। सरकार द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जो भी ब्याज आपको दिया जाता है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, एक तय लिमिट के ऊपर अगर आपको ब्याज दिया जाएगा तो आपका टीडीएस जो है वो काट लिया जाएगा। टीडीएस काट के आपको बाकी का पैसा दिया जाएगा और जो टीडीएस है वो सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तब उस टीडीएस को एज ए रिफंड के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि आपके वो ऑनलाइन 26A और AIS में शो होगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा टीडीएस काट तो लिया जाता है लेकिन आपके ऑनलाइन शो नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो बैंक के पास आपका पैन नहीं होता, या बैंक के पास पैन तो होता है लेकिन वो अपडेट नहीं किया होता है सिस्टम में, जिसकी वजह से आपका जो टीडीएस है वो सरकार को जमा तो हो जाता है लेकिन टीडीएस रिटर्न में वो पैन ना जाने की वजह से आपको ऑनलाइन शो नहीं होता। हमारे नजदीकी एक रिश्तेदार थे जिन्होंने बैंक में एफडी करवाई थी और बैंक द्वारा तय लिमिट के ऊपर ब्याज जाने पर उनका टीडीएस जो वो डिडक्ट करके सरकार को जमा कर दिया, लेकिन वो टीडीएस उनके ऑनलाइन खाते में नहीं दिखाई दिया, यानी 26AS में नहीं दिखाई दिया। जब उन्होंने बैंक में जाकर इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी तब उन्हें पता चला कि उनका जो पैन है उनके सिस्टम में अपडेट नहीं था, जिसकी वजह से टीडीएस सरकार तो को जमा हो गया लेकिन जो टीडीएस रिटर्न फाइल हुआ था उनमें उनका पैन नहीं गया था, या फिर गलत पैन नंबर यहां पर चला गया था, जिसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था। अब बैंक द्वारा यहां पर बताया गया कि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने अपने जो कंसल्टेंट है उनको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन कंसल्टेंट ने ही आपका जो पैन है वो अपडेट नहीं किया है और उन्होंने साथ ही साथ कंसल्टेंट का नंबर भी हमें दे दिया। जब कंसल्टेंट से हमारी बात हुई तो कंसल्टेंट का कहना था कि हमारी यहां पर कोई गलती नहीं है, यहां पर बैंक द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी टीडीएस रिलेटेड वही हमने ऑनलाइन जमा करी है। फिर हमने कंसल्टेंट से कहा कि जो भी गलती हो गई उसे जाने दे और अब हमारा जो पैन है फिर से यहां पर अपडेट कर दे, ताकि हमें ऑनलाइन टीडीएस जो है वो दिखाई दे और उसका रिफंड जो है हम अपने आईटीआर में क्लेम कर ले। अब कुछ दिनों तक चक्कर लगाने के बाद बैंक के और कंसल्टेंट के यहां पर हमारा फिर भी पैन नंबर जो है वो अपडेट नहीं किया गया, जिसके चलते हमारा टीडीएस 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो टीडीएस रिवाइज करने का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी होता है, जिसमें आपके सारे डाटा सरकार से वापस मंगवाने पड़ते हैं सिस्टम में और फिर पैन नंबर अपडेट करवाना पड़ता है और फिर वापस यहां पर फाइल करना पड़ता है। तो यहां पर जो कंसल्टेंट है या तो उसके पास समय नहीं था या फिर वो इस लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहता था, जिसके चलते उन्होंने हमारा पैन जो है वो अपडेट नहीं करवाया और हमारा जो टीडीएस है हमारे खाते में नहीं आया। इससे बात करें तो बैंक कहती है कंसल्टेंट की गलती है, वो आपका पैन अपडेट नहीं करवा रहा है, इसमें हमारी क्या गलती। कंसल्टेंट से बात करें तो कंसल्टेंट कहता है बैंक ने जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमने किया, तो इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर ना बैंक की ना कंसल्टेंट की, यहां पर जो पैसा है, जो हार्ड मनी है, वो सीनियर सिटीजन का है, वरिष्ठ नागरिक का है, बुजुर्ग लोगों का है, जिनका पैसा, जिनका जो ब्याज का पैसा जो है वो यहां पर सरकार को तो चला गया, जमा तो कर दिया लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से कई बार ये दिक्कतें, परेशानी आ जाती है। कई बार बैंक की गलती होती है, कई बार कंसल्टेंट की गलती होती है, कई बार पैन नहीं दिया जाता, कई बार पैन गलत चला जाता है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आपका जो टीडीएस है, आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए आपको कुछ नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। टीडीएस रिलेटेड कौन से नियम है जिससे आप अपना टीडीएस काटने से ही रोक सकते हैं कि बैंक आपका टीडीएस ही ना काटे। तो कई ऐसे नियम, रूल्स बनाए गए जिसको आज हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। कौन से नियम है, कौन से कानून है जिससे आप अपना फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर टीडीएस बचा सकते हैं। 1 अप्रैल के बाद इन नियमों को अगर लागू करते हैं तो आपका बैंक जो है टीडीएस नहीं काटेगी। अगर इन नियमों को आपने लागू कर लिया, इन नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यह आपका पैसा है, ब्याज की इनकम आपकी है। अगर कहीं पर भी गलती होती है तो ना बैंक आपको पैसा देगा, ना कंसल्टेंट आपको देगा,
आपका पैसा तो चला जाएगा और यहां पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इन नियमों को आप जान ले, क्या क्या नियम दिए गए हैं आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। जानते हैं आज के इस वीडियो में फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर अगर आपको टीडीएस बचाना है तो कौन से नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नए रूल क्या है इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स 2025 के तहत कौन से नए रूल है जिससे आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं टीडीएस के नए नियम जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। दोस्तों बजट जारी किया गया था, बजट 2025, और इस बजट में अब आपके लिए 1 अप्रैल 2025 से नए नियम होने वाले हैं टीडीएस को लेकर, टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट। तो अगर आपको ब्याज की इनकम हो रही है, चाहे आप बैंक में एफडी कर रहे हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं, तो उस केस में क्या नई लिमिट जारी करी गई है, क्या नई थ्रेशोल्ड लिमिट है, आइए जानते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की, बात करेंगे यानी बजट से पहले की, और प्रपोज की बात करेंगे यानी बजट के बाद की। यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके लिए क्या लिमिट थी और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपके लिए क्या लिमिट होने वाली है। ध्यान रखिएगा, जो भी लिमिट हम आपको बता रहे हैं यानी अप्रैल से लेकर मार्च के पीरियड में जो भी ब्याज आपने कमाया है उस ब्याज पर आपको टीडीएस लगता है। टीडीएस आपको सेक्शन 194A के तहत लग जाता है 10% की रेट पर। सबसे पहले बात करते हैं जनरल पब्लिक की। अगर आप जनरल है यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में अगर आप बैंक से पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अगर आप एफडी करते हैं तो आपकी जो लिमिट थी वो थी 40,000 रुपए। अगर 40,000 से ज्यादा आपको इंटरेस्ट ब्याज दिया जा रहा है और आपकी उम्र 60 साल से कम है, 60 से कम है, तो उस केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यह लिमिट सरकार ने 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है, यानी 1 अप्रैल से अब आपको 50,000 तक का फायदा दिया जाएगा, यानी 10,000 का एक्स्ट्रा फायदा यहां पर मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, यानी जिसकी आयु 60 साल से ज्यादा है, उन लोगों के लिए लिमिट जो थी वो 50,000 थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाता है या कोई अदर डिपॉजिट करवाता है, तो जो भी ब्याज उनको मिलता है 1 लाख रुपए तक का ब्याज उनका माफ हो जाएगा। यानी 1 लाख रुपए तक का ब्याज पर कोई भी टीडीएस उनका नहीं लगेगा, ना ही कोई टैक्स इनको यहां पर देना है। इनके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट एफडी करवाते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा 5,000 की लिमिट थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 10,000 की लिमिट कर दी है। तो कॉर्पोरेट एफडी करवाते हैं या अदर इंटरेस्ट आपको मिलता है तो भी यहां पर आपकी जो लिमिट है 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। तो ये जो नई लिमिट है ये प्रपोज करी गई है, यानी कहने का ये मतलब है कि सीनियर सिटीजन है, 1 लाख रुपए तक अगर आपको ब्याज मिल रहा है, 1 लाख डिवाइड बाई 8% करें यानी 12,50,000 रुपए की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी यहां पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी टीडीएस आपका नहीं डिडक्ट होगा। यानी 12,50,000 पर 8% अगर मान के चले आपको एफडी पर रेट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को, चाहे बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस में आपको 7.5% की रेट मिल रही है, तो वहां पर 13,30,000 रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। और बैंक के अंदर आपको 8% तक अगर मिल रहा है तो आपको 1 लाख अगर हो जाता है, यानी मोटा मोटी आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपए के अंदर है या 1 लाख रुपए तक है, तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये पहला नियम है जो आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपए तक यहां पर आपको फायदा दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा और आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो सीनियर सिटीजन एफडी अगर है तो टीडीएस लिमिट 1 लाख रुपए है, यानी 1 लाख की पूरी आपकी लिमिट दी जाती है अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो 1 लाख के अंदर है तो आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए से ऊपर अगर जाता है, यानी 1,20,000 साल में आपको इंटरेस्ट मिला है, तो उस केस में 1 लाख इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी 20,000 पर आपको टीडीएस देना पड़ता है 10% की रेट पर। तो सेक्शन 194A के तहत आपका टीडीएस लागू हो जाता है, 2,000 रुपए का आपका टीडीएस लग जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर 10% कब लगेगा, जब आपने पैन दिया है। अगर आपने पैन प्रोवाइड नहीं करवाया है तो उस केस में रेट हो जाएगी 20%, यानी 20,000 से बढ़कर ये हो जाएगा 4,000 रुपए। लेकिन ये जो लिमिट हमने आपको बताई थी 1 लाख की, ये पर बैंक के हिसाब से है, यानी एक बैंक के अंदर आप करवाते हैं, एक बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में 1 लाख की लिमिट है,
तो पहला रूल तो यही है कि एक बैंक के अंदर अगर आप 1 लाख की करवाते हैं, यानी 1 लाख की अगर आप एफडी करवा रहे हैं और 8% अगर आपको यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 12.5 लाख रुपए तक की आप एफडी करवाएंगे तो कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो रूल है, जो दूसरा नियम यह कहता है कि अगर आप मल्टीपल बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, तो आपका यहां पर इंटरेस्ट जो है वो यहां पर 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर आप ज्यादा भी अमाउंट के एफडी करवा सकते हैं और यहां पर टीडीएस भी काटने से बचा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने आईसीआईसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई या फिर एचडीएफसी बैंक, इन 3 बैंकों के अंदर 12.5 लाख रुपए की, 12.5 लाख रुपए की या फिर 12.5 लाख रुपए तीसरे में भी आपने अगर करवाई है, यानी मान के चल रहे हैं 8% का आपको ब्याज मिल रहा है, तो इन तीनों ही केस में आपको 1-1 लाख रुपया यहां पर ब्याज मिलेगा और उस केस में आपको यहां पर 3 लाख का ब्याज हो रहा है और यहां पर आपका 35 लाख से ज्यादा की अगर आप एफडी कर रहे हैं तो भी यहां पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप अलग अलग मल्टीपल बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको फायदा मिल जाता है। अगर आप एक बैंक में करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा 12,50,000 से ज्यादा ना करवाएं, अन्यथा आपको यहां पर जो है टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी, आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आप अलग अलग बैंकों के अंदर करवाते हैं, मल्टीपल बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो यहां पर आप 12,50,000 की 3 एफडी करवा सकते हैं, जिसमें 1-1 लाख का ब्याज मिलने पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तीसरे नियम पर, तो तीसरा नियम यहां पर इंपॉर्टेंट है। आप बैंक के अंदर एफडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करते हैं या फिर अगर आप कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एफडी करते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा सबके लिए 1-1 लाख की लिमिट दी गई है। तो बैंक में आप 1 लाख की करेंगे तो आपको टीडीएस नहीं लगेगा, पोस्ट ऑफिस में करेंगे तो टीडीएस नहीं लगेगा और कोऑपरेटिव बैंक में भी करेंगे तो भी आपको टीडीएस नहीं लगेगा। यानी 1 लाख की जो लिमिट है वो पर बैंक, पर पोस्ट ऑफिस के हिसाब से, पर कोऑपरेटिव जो बैंक है उसके हिसाब से दी गई है। मान के चलिए आपने आईसीआईसी बैंक के अंदर एफडी करवाई है, तो यहां पर अगर 8% आपको ब्याज मिल रहा है तो 1 लाख पर आपको हो जाता है 8%, यानी 12,50,000 की आप एफडी करवाते हैं जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख रुपए का और आपका जो टीडीएस है वो यहां पर निल होता है। इसी के साथ साथ आप पोस्ट ऑफिस में भी एफडी करवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको मिलती है 7.5% की रेट, तो 1 लाख पर डिवाइड करते हैं हम 7.5%, यानी यहां पर आपको मिलता है 13,30,000 की आप एफडी करवाते हैं जिस पर आपको 99,750 का इंटरेस्ट मिलता है, यहां पर भी आपका टीडीएस हो जाता है निल। इसके अलावा आप कोऑपरेटिव बैंक के अंदर करवाते हैं, मान के चलिए यहां पर आपको 8% मिल रहा है, तो यहां पर भी सेम आपको बैंक की तरह यहां पर 1 लाख का ब्याज मिलेगा, 12.5 लाख रुपए आप यहां पर जमा कर रहे हैं एफडी में, तो यहां पर भी आपका टीडीएस हो जाता है निल। तो यहां पर तीसरा नियम यह है कि आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में अलग अलग जगह पर भी एफडी करवा सकते हैं, यानी बैंक में भी और भी आप चाहे तो अलग अलग बैंकों के अंदर मल्टीपल एफडी करवा सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई या कोई अन्य बैंक है उसमें करवा सकते हैं, सरकारी कोई बैंक है, कैनरा बैंक है या एसबीआई बैंक है, तो उनमें भी आप अलग अलग एफडी करवा सकते हैं। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको डिवाइड करना है 1 लाख से। कोऑपरेटिव बैंक है तो यहां पर भी अगर मल्टीपल कोऑपरेटिव बैंक है तो वहां पर भी आप करवा सकते हैं। हर एक कोऑपरेटिव बैंक पर आपको 1-1 लाख की लिमिट दी जाएगी, तो यहां पर आपके लिए बहुत सारी लिमिट है जिसमें आप अपना टीडीएस जो है वो अच्छे से बचा सकते हैं, यानी बिना टीडीएस काटे आप ज्यादा अमाउंट की एफडी भी कर सकते हैं, साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पूरा मिलता रहेगा, टीडीएस भी आपका नहीं काटा जाएगा। अपने चौथे रूल पर, तो यहां पर आप फैमिली मेंबर्स के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप अपने स्पाउस यानी वाइफ के नाम से करवा सकते हैं, आप अपने मदर फादर के नाम से फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, या चाहे तो आप अपने मेजर चाइल्ड के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे ये पैसा जो है वो आपको गिफ्ट करना होगा। आप अगर गिफ्ट करते हैं तो आप अपने स्पाउस को गिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने मदर फादर को गिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने मेजर चाइल्ड को जो है यहां पर गिफ्ट कर सकते हैं। आप मेजर चाइल्ड को भी कर सकते हैं, आप माइनर चाइल्ड को भी यहां पर पैसा गिफ्ट कर सकते हैं, यानी उनके नाम से जो है वो एफडी खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा गिफ्ट के कुछ रूल है, नियम है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप स्पाउस के नाम से गिफ्ट करते हैं तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा, यानी वो इंटरेस्ट जो है हस्बैंड जो होगा उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, यानी आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर माइनर चाइल्ड है इसके नाम से अगर आप गिफ्ट करते हैं तो यह भी आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, यानी यहां पर भी क्लब किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा स्पाउस को और माइनर चाइल्ड को कभी भी गिफ्ट ना करें। अगर आप मेजर चाइल्ड को गिफ्ट करते हैं तो उसके इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
पैसा गिफ्ट करके आप एफडी अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। एफडी अकाउंट से अगर आपने 12.5 लाख रुपए की एफडी करवाई है तो 1 लाख रुपए तक का ब्याज यहां पर उनका जो है कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, यानी बिना टीडीएस के यहां पर आपको पूरा का पूरा ब्याज जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। मदर फादर के नाम से भी अगर आप गिफ्ट करवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का जो ब्याज है वो आपको मिल जाएगा। यहां पर भी आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके नाम से हर एक इंडिविजुअल को 1-1 लाख की लिमिट जो है दी जाती है। इसके साथ साथ अगर आप स्पाउस को अगर देते हैं गिफ्ट तो उस केस में क्लब कर लिया जाएगा, तो उस केस में आप यहां पर लोन दे सकते हैं। आप लोन दिखा सकते हैं जिसके तहत स्पाउस को अगर लोन दे दिया तो वहां पर स्पाउस जो एफडी करती है तो जो भी ब्याज होगा वो स्पाउस की इनकम मानी जाएगी, ना कि आपकी इनकम। माइनर को यहां पर आपको जो है गिफ्ट नहीं करना है। आप अगर गिफ्ट करना चाहते हैं तो मेजर चाइल्ड को गिफ्ट कर दीजिए, तो जो भी मेजर चाइल्ड है वो यहां पर गिफ्ट करेंगे। मेजर चाइल्ड की अकाउंट के अंदर जो होगा वो उसकी इनकम मानी जाएगी, जो ब्याज मिलेगा उसकी इनकम मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, माइनर चाइल्ड में चाहे आप लोन दे या इंटरेस्ट दे, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ही इनकम मानी जाती है, यानी उनकी इनकम में क्लब किया जाता है। जब माइनर मेजर हो जाता है तब उसकी इनकम में क्लब होता है, यानी उसकी इनकम मानी जाती है। लेकिन जब तक माइनर होता है तब तक वो पेरेंट्स की जो इनकम है उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो माइनर को कभी भी गिफ्ट जो है अपना दे, मेजर हो जाता है तब आप दे सकते हैं। माइनर को देंगे तो आपके अंदर क्लब किया जाएगा, यानी आपके जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। और आप अगर 30% की स्लैब में आएंगे तो ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अपने 5वें नियम पर, तो अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने से बचना है तो उस केस में आपको फॉर्म 15G या फिर सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15H जो है वो आप जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। फॉर्म 15G, फॉर्म 15H क्या है, क्या इनमें कंडीशन दी गई है जिससे आप ये जमा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है। फॉर्म 15G की बात करें तो अगर आप 60 साल से कम है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, या अगर आप HUF है, ट्रस्ट है, तो आप यहां पर जमा कर सकते हैं फॉर्म 15G। ध्यान रखिएगा, एनआरआई अलाउ नहीं होगा, ना कंपनी अलाउ है, ना ही कोई फर्म जो है वो अलाउ है फॉर्म 15G जमा करने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं फॉर्म 15H की, तो यहां पर जो भी सीनियर सिटीजन है वो यहां पर फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप रेसिडेंट होने चाहिए, आपकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर भी एनआरआई अलाउ नहीं है, यानी अगर कोई सीनियर सिटीजन है, एनआरआई है, उन्हें यहां पर अलाउ नहीं होगा फॉर्म 15H जमा करने के लिए, यानी उनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होना ही होना है। अगर आपकी लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाती है, यानी 1 लाख से ज्यादा होगा तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। अब आइए बात करते हैं इंटरेस्ट लिमिट की, यानी टीडीएस की लिमिट क्या है। तो फॉर्म 15G के लिए 50,000 से ऊपर होगा तब आप फॉर्म 15G जमा कर पाएंगे। 15H की बात करें तो 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट जाता है तो यहां पर आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको देखना है, यानी कितनी आपकी टैक्सेबल इनकम होने वाली है। ध्यान रखिएगा, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहां पर फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं। यानी आपकी 50,000 और 1 लाख रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन आपके पूरे साल में टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। ओल्ड रिजिम की बात करें तो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख की लिमिट है, तो 50,000 से ज्यादा 2.5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 15G जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर 15H की बात करें तो उस केस में आपकी 3 लाख की लिमिट आती है ओल्ड रिजिम में, प्लस यहां पर आपको रिबेट का भी फायदा मिल जाता है, तो 2 लाख का रिबेट का फायदा मिलता है, तो टोटल आप 5 लाख तक यहां पर फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ न्यू रिजिम की बात करें, यहां पर ये जो लिमिट है वो 60 प्लस की है। 80 प्लस की बात करें तो वहां पर 5 लाख की लिमिट दी गई है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी ये 3 लाख 5 लाख से क्रॉस नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम। अगर क्रॉस हुई तो फॉर्म 15H जमा नहीं कर पाएंगे, 2.5 लाख से क्रॉस हुई तो आप फॉर्म 15G जमा नहीं कर पाएंगे। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो दोनों ही केस में 4 लाख की यहां पर लिमिट दी गई है। 4 लाख के अंदर अगर आपकी है तो यहां पर आप फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 87A का रिबेट भी मिल जाता है, यानी 8 लाख इनकम और, तो टोटल 12 लाख का फायदा आपको मिलता है। तो 12 लाख रुपए तक आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म 15G की बात करें तो सिर्फ 4 लाख तक ही आप जमा कर पाएंगे। 87A रिबेट सीनियर सिटीजन को ही दिया जाता है, नॉन सीनियर सिटीजन को नहीं दिया जाता, यह चीज ध्यान रखिएगा। 87A रिबेट आपको फायदा यानी फॉर्म 15H के लिए सिर्फ सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट यहां पर इनकम कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपकी हुई तो उस केस में आप फॉर्म 15G जमा नहीं कर सकते। यहां पर 15H में ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, 12 लाख तक हो सकती है आपकी मैक्सिमम इनकम,
यानी इंटरेस्ट इनकम या बाकी जितनी भी इनकम है 12 लाख तक हो सकती है। अगर 12 लाख के अंदर है सारी इनकम तो फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। 2.5 लाख का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। 2.5 लाख ओल्ड रिजीम में है और न्यू रिजीम में आप बात करें तो 4 लाख की लिमिट दी गई है। तो 4 लाख और 2.5 लाख से ज्यादा आपकी इंटरेस्ट इनकम नहीं होनी चाहिए। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में यानी 15G के केस में अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम हुई तो आप फॉर्म 15G जमा नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करते हैं आपको डिडक्शन अलाउ होता है सेक्शन 80C, 80TTB, 80TTA, ये सारे डिडक्शन आपको ओल्ड रिजीम में अलाउ होते हैं, तो इनका भी बेनिफिट आपको दोनों में ही मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो नील होनी चाहिए। चाहे फॉर्म 15G की बात करें, 15H की बात करें, दोनों ही केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए। दोनों ही केस में आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। यानी न्यू टैक्स रिजीम है तो 4 लाख से कम 15G के लिए, और 15H की बात करें तो वहां पर 12 लाख रिबेट का फायदा मिल जाता है। तो 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप 15H जमा कर सकते हैं। आइए अब इसका कंप्यूटेशन और एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने आपके लिए कंप्यूटेशन बनाया है कैसे आपको 15G और H जो है यहां पर कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पर पहले सब आपकी इनकम आ गई, सैलरी इनकम आ गई, पेंशन इनकम, रेंट इनकम, FD इनकम, सेविंग इंटरेस्ट इनकम। तो यहां पर टोटल जो है वो आपकी इनकम आ जाती है 15G या फिर 15H अगर आप सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन है तो 15H आपको जमा करना है। नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको फॉर्म 15G जो है वो जमा करना होता है। ध्यान रखिएगा FD इंटरेस्ट इनकम सिर्फ नॉन सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर 15H में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पर सारी इनकम आ गई, टोटल इनकम हो गई। अब आपको क्या क्या यहां पर डिडक्शन मिल जाता है। तो चैप्टर 6A का अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 80C, 80D, 80TTA, 80TTB और भी कोई अन्य सेक्शन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पर न्यू टैक्स रिजीम होगा तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ सेट ऑफ लॉस और हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उस केस में आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो भी यहां पर आपको ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम अगर है तो वहां पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये डिडक्शन लेते हैं। 15G की बात करें तो यहां पर आपको रिबेट का फायदा नहीं मिलता, लेकिन 15H की बात करें तो यहां पर आपको 87A का रिबेट का फायदा मिल जाता है। यानी आपका टोटल जो कंप्यूट करेंगे लास्ट में जो टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी निकल कर आएगी वो आपकी यहां पर ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, न्यू रिजीम में आपकी 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा 87A का रिबेट नहीं मिलता आपको, तो ना यहां पर आपको 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, ना यहां पर आपको 12 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 15H में आपको फायदा मिल जाएगा। आपकी अगर ओल्ड रिजीम है तो आप 5 लाख तक फायदा ले सकते हैं, लाख बेसिक एग्जम्पशन है, 5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। न्यू रिजीम है तो 12 लाख तक का आपको फायदा मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने एग्जांपल पे। तो हमने यहाँ पर नॉन सीनियर सिटीजन के 2 यहाँ पर कैटेगरी ली है और सीनियर सिटीजन की भी 2 कैटेगरी यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर FD इंटरेस्ट है, पेंशन इनकम है, सैलरी इनकम है। तो 80,000 2 80 है, 1 80 और 3.5 लाख की FD इंटरेस्ट आ रही है। पेंशन इनकम की बात करें तो 70 ईयर्स के जो सीनियर सिटीजन है उनको 1 लाख की आ रही है और सैलरी यहाँ पर आ रहा है। इसके साथ साथ ये आपकी हो गई टोटल इनकम। अब यहाँ पर आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से चल रहा है तो 80C का डिडक्शन आपको मिलने के बाद ये आपकी हो जाती है टैक्सेबल इनकम। तो ध्यान रखिएगा आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, पहली कंडीशन आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन 15G के लिए है कि यहां पर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन आपको देखनी है। तीसरी कंडीशन जो है वो सिर्फ 15G के लिए लागू होगी। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, यहां पर 2,30,000 रुपए है यानी 2.5 लाख के तो अंदर है। पहली यानी 2.5 लाख के अंदर है, टैक्स भी आपका नील हो जाएगा। 15G में यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो भी 80,000 का है, 2.5 लाख से क्रॉस नहीं हुआ है तो इस केस में आप 15G जो है वो जमा कर सकते हैं। 2,40,000 है यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, टैक्स लायबिलिटी भी आपकी नील आ जाएगी, लेकिन आपका FD इंटरेस्ट 2,80,000 है, ये 2.5 लाख से क्रॉस कर गया तो यहां पर आप फॉर्म 15G जमा नहीं कर पाएंगे। भले ही आपकी 2.5 लाख से अंदर इनकम है, टैक्स लायबिलिटी नील है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट 2,50,000 से ज्यादा चला गया है, इस वजह से आप फॉर्म 15G नहीं भर पाएंगे। तो यहां पर 70 ईयर्स के सीनियर सिटीजन है, 2,60,000 है यानी 3 लाख से कम है, टैक्स लायबिलिटी नील है। तीसरी कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होती, तो ये 1,80,000 है, कम है या ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता, 15H जो है वो आप जमा कर सकते हैं। चौथी कंडीशन देख लेते हैं, यहां पर 2,90,000 है, 3 लाख से कम है, टैक्स लायबिलिटी आपकी नील होगी, पर यहां पर 3.5 लाख है। देखिए 3 लाख रुपए से ज्यादा बेसिक एग्जम्पशन से, तो यहां पर अगर ये इनकी एज जो है वो यहां पर 58 होती तो वो यहां पर एलिजिबल नहीं होते, लेकिन यहां पर क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है फॉर्म 15G जमा करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी अगर बैंक आपका TDS डिडक्ट कर लेती है, सारे नियम लागू करने के बावजूद भी बैंक कहती है
कि मैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा ही करूंगा, तो उस केस में आपके पास एक ही चांस रह जाता है कि आपको अपनी आईटीआर जो वो भरनी होती है, तो आपको जुलाई महीने तक वेट करना होता है। जुलाई में आप जब आईटीआर भरेंगे तो जो भी आपका जो टीडीएस है जो आपके 26 के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, तो वो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जून तक आपका जो टीडीएस है वो आपके 26 में आ जाना चाहिए। नहीं आए तो बैंक को जाके कांटेक्ट करिए। अगर बैंक नहीं मानती तो बैंक के मैनेजर्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि आपका टीडीएस क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे रिफ्लेक्ट करने की पूरी कोशिश करवाइएगा। इसके बाद आप उसका रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम करके आईटीआर के थ्रू आप अपना जो टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है वो आप आसानी से पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो प्रोसेस नहीं करना, रिटर्न में आपको वेट नहीं करना, तो ये जो रूल मैंने आपको बताया ये रूल आप कंप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।